गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आयुष एडवांस क्लासेस में और आप देख रहे हैं अभिलाषा बायोलॉजी। आज हम लोग 12th का चैप्टर 3 देखेंगे जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कर लिया है, चैप्टर 2 था। सारे वीडियोस अपलोडेड है, आप लोग ध्यान से देख लोगे। थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है कि साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, तो आप लोग एयरफोन का यूज करोगे तो अच्छे से साउंड उसका आएगा और बार बार वीडियो को देखोगे तो ग्रैब भी करोगे। फिर शुरू करते हैं लोग चैप्टर 3 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो जैसा कि आप जानते हो कि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन एक विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। विविपेरस मीन्स जिसके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस शरीर के बाहर होता है, आउट ऑफ द बॉडी होता है, उसे हम विविपेरस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म हु गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड, बच्चे को जो जन्म देते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको हम विविपेरस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। विविपेरस होने के साथ ये यूनिसेक्सुअल भी होता है। यूनिसेक्सुअल मीन्स ओनली वन सेक्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। फीमेल बॉडी पे फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और मेल बॉडी पे मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। फीमेल एंड मेल बॉडी आर डिफरेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या देखना होता है, लास्ट चैप्टर में हमें देखे कि यहाँ जो मेन इवेंट होता है वो है फर्टिलाइजेशन। तो इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भी 3 मेजर इवेंट होंगे। पहला इवेंट जैसा कि आप जानते हो, पहला इवेंट क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। पहला इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो इवेंट है उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और तीसरा जो इवेंट होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, यहाँ पे हमें फर्टिलाइजेशन जो है मेन हमारा इवेंट है। तो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, तो गैमेट का फ्यूजन होता है। गैमेट कहाँ से आएगा, तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट कहाँ फॉर्म होगा, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फॉर्म होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है, तो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल पे प्रेजेंट है और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल पे प्रेजेंट है। और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो 2 मेन इवेंट होता है, मैंने पहले भी इसको डिस्कस कर लिया है कि जो 2 मेन इवेंट है वो क्या है। तो सबसे पहला जो इवेंट होता है वो गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद उनका क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो ये जो 2 मेन इवेंट है वो हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में होते हैं। गैमेट के फॉर्मेशन हो गया, फिर ट्रांसफर भी हो गया, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि उनका फ्यूजन होगा दोनों गैमेट का। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है जिसमें कि गैमेट से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर फ्यूजन जाइगोट से एम्ब्रियो बनते हैं, एम्ब्रियो से फीटस का फॉर्मेशन होगा, फीटस से फिर बेबी का बर्थ होगा जिसको पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन के बाद फिर लैक्टेशन होगा। इस तरीके से सारे प्रोसेसेस हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में होंगे। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 हेड में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन, उसमें हमें पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस कि गैमेटोजेनेसिस क्या है और कैसे होता है। तो गैमेटोजेनेसिस को जानने से पहले हमें गैमेट का फॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होना है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानना होगा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानने के लिए हमें पता है कि जो ह्यूमन होता है वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग पढ़ना पड़ेगा हमें और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली आपको 2 ऑर्गन्स पढ़ने होते हैं। पहला ऑर्गन होता है इसे हम प्राइमरी ऑर्गन कहते हैं, दूसरा जो ऑर्गन होता है उसे एक्सेसरी ऑर्गन कहते हैं। और आपको पता है कि बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलके कंप्लीटली रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन किए होंगे।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो हेड में डिवाइडेड किया गया है, प्राइमरी ऑर्गन और एक्सेसरीज ऑर्गन। कहीं भी किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी ऑर्गन के किसी भी सिस्टम के जब प्राइमरी ऑर्गन की बात करेंगे तो प्राइमरी ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गैमेट का फॉर्मेशन कौन सा ऑर्गन करता है? टेस्टिस करता है। इसीलिए टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी ऑर्गन, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस का फॉर्मेशन करता है। टेस्टिस कहाँ होते हैं? टेस्टिस एक जोड़ी पाई जाती है, वन पेयर्स में पाए जाते हैं और ये 4 लूज स्किन, शरीर के एब्डोमिनल हिस्से से बाहर लूज स्किन के अंदर में, स्क्रोटम के अंदर में पाया जाता है। तो अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि स्क्रोटम जनरली जो देखते हैं हम लोग ह्यूमंस में शरीर के बाहर एब्डोमिनल एरिया के बाहर पाया जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्रोटम के अंदर होता है टेस्टिस। टेस्टिस का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होता है। अगर ये एब्डोमिनल कैविटी में स्पर्म होता तो उसको टेम्परेचर ज्यादा मिलता, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता और स्पर्म यानी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके जो स्क्रॉटम होता है वो शरीर के बाहर होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो स्क्रॉटम को अपने एब्डोमिनल कैविटी में कैरी करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म जो स्क्रॉटम को अपने एब्डोमिनल कैविटी में कैरी करते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। कम टेम्परेचर पे ही स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाता है और गैमेट का फॉर्मेशन हो पाता है। जो ऑर्गेनिज्म स्क्रॉटम को अपने शरीर के अंदर कैरी करते हैं, इसको जिनका टेस्टिस स्क्रॉटम के अंदर नहीं बाहर नहीं आता है, एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है, इस प्रोसेस को हम क्रिप्टोकाइडिज्म कहते हैं। क्रिप्टोकाइडिज्म, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? क्रिप्टोकाइडिज्म। ये एक एक्टिविटी भी है जो लोग टेम्परेचर बॉडी, जैसे हाथी एलिफेंट का होता है, उनके अंदर जो स्क्रॉटम होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर कम होता है, उनमें क्रिप्टोकाइडिज्म पाया जाता है। क्रिप्टोकाइडिज्म क्या प्रोसेस है? जिनके टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं, स्क्रॉटम में नहीं आ पाते हैं, इस इवेंट को हम क्रिप्टोकाइडिज्म कहते हैं। तो प्राइमरी ऑर्गन में हमारा टेस्टिस आ जाता है ह्यूमन का। टेस्टिस कहाँ पाया जाता है? स्क्रॉटम में पाया जाता है। स्क्रॉटम आउटग्रोथ है लूज स्किन का, जिसके अंदर में टेस्टिस पाया जाता है। अब चलते हैं एक्सेसरीज ऑर्गन में। कौन कौन से ऑर्गन एक्सेसरीज होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के? तो इसमें वासा डिफरेंशिया आता है, इपिडिडाइमस आता है, वासा डिफरेंशिया आता है, सेमिनल वेसिकल, इजाकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा और पेनिस। ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं ये टेस्टिस को आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस को आउटली इजाकुलेट करने में हेल्प करते हैं। इन सारे ऑर्गन से होकर टेस्टिस आगे बढ़ता है। सबका टेस्टिस को सीमेन बनाने में सबका योगदान होता है। ये हेल्पिंग ऑर्गन है, इसीलिए इनको एक्सेसरीज ऑर्गन कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं एक टेस्टिस का टिपिकल स्ट्रक्चर, देखते हैं कि उसमें क्या क्या पाया जाता है और कैसे कैसे इनका क्या क्या काम होता है। तो टेस्टिस, जैसे हमने अभी बात की कि टेस्टिस जो है स्क्रॉटम के अंदर में पाया जाता है और 2 लोब में पाए जाते हैं। 2 छोटे छोटे लोब होते हैं स्क्रॉटम के, जिसके अंदर में टेस्टिस पाए जाते हैं। जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, 2 लोब के स्ट्रक्चर होते हैं। एक टेस्टिस को हम लोग उसका ट्रांसफर सेक्शन करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो एक टेस्टिस को अगर हम देखते हैं तो इसका जो आउटर स्किन होता है, कवर होता है, इसको हम लोग ट्यूबिका एल्बुजिनिया कहते हैं। जो आउटर स्किन होता है इसको हम लोग कहते हैं ट्यूबिका एल्बुजिनिया। ट्यूबिका एल्बुजिनिया के अंदर में लगभग 250 से 300 टेस्टिकुलर लिब्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें 4 ही बन पाए हैं, लेकिन एक टेस्टिस के अंदर में 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिस के अंदर में 2 टेस्टिस होते हैं और एक टेस्टिस के अंदर में 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या पाया जाता है। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 4 सेक्शन
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। कौन से ट्यूब्यूल? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं 1 से 4। एक ग्लोब्यूल के अंदर में 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देख लेते हैं कि क्या होता है। वैसे 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में आप देख रहे हो कि स्पेस है। इस स्पेस को हम लोग, इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि और भी हेडिंग्स में लिख सकूं। ये नोट कर लेना, आप लोग नोट कर लो इसको। 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में स्पेस पाया जाता है। इस स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। कौन सा स्पेस कहा जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस, या इसको लेडिक सेल भी कहते हैं। इसको लेडिक सेल भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस या इसको लेडिक सेल भी कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है? इस स्पेस में इस सेल का काम क्या होता है? लेडिक सेल का काम होता है कि ये हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन को हम एंड्रोजन कहते हैं। ये एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है। अब देखते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर काट के देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होते हैं। स्पर्म एक्चुअली बनते कहाँ है, गैमेट का फॉर्मेशन होता कहाँ है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जब ट्रांसवर्सली हम इसे देखते हैं काट के, तो ये लगभग इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको काटा हमने तो इसमें 2 तरह के सेल पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में। एक को मैं गोल बना रही हूँ, एक को क्रॉस कर दे रही हूँ आपके पहचानने के लिए, ठीक है। तो जो एक होता है इसको हम कहते हैं, 2 सेल पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अभी भी मैंने क्या कहा कि एक टेस्टिस के अंदर में 250 से 300 250 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में 1 से 4 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में 2 तरह के सेल पाए जाते हैं। एक सेल को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, या इसको स्पर्मेटोजेनिक सेल भी कहा जाता है। और जो दूसरा सेल होता है उसको सर्टोली सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं? सर्टोली सेल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया ही स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्म, स्पर्मेटोजेनिक से ही स्पर्म बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है और स्पर्मेटोजेनिक सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और डेवलप हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं स्पर्म को सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो सर्टोली सेल का बेसिकली काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सर्टोली सेल स्पर्मेटोजेनिक सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखते हैं कि होता क्या है एज अ होल। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म इजाकुलेट होते हैं, निकलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल के हेल्प से। और टेस्टिकुलर लोब्यूल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल में जाते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल से होते हुए एक कॉमन डक्ट के द्वारा यहाँ पे आप खुलते हैं और इस एरिया को हम कहते हैं रीड टेस्टिस। क्या कहते हैं? रीड टेस्टिस, जहां सारे स्पर्म टेस्टिकुलर लोब्यूल से होते हुए आगे इकट्ठा होते हैं और यहाँ से ये आगे बढ़ते हैं। रीड टेस्टिस से बहुत छोटे छोटे ट्यूब्यूल के द्वारा, जिसको हम कहते हैं, अभी अभी आपने यहाँ देखा वासा इफ्रेंसिया, इसको हम कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया से होते हुए वो आगे बढ़ते हैं और एक कॉमन चैम्बर होता है एपिडिडाइमस। ये मैं इधर बनाती हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैं इधर लिख देती हूँ। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं? तो 1 से 4 होते हैं। और ये जो होता है वासा इफ्रेंसिया एक कॉमन चैम्बर में आके खुलता है, जिसको हम कहते हैं इपिडिडाइमस। इपिडिडाइमस, इपिडिडाइमस में आके जो स्पर्म होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे इनको न्यूट्रिशन मिलती है ताकि आगे मूव हो सके। न्यूट्रिशन लेके ये अपने आप को तैयार करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। इपिडिडाइमस से ये फिर एक कॉमन डक्ट के द्वारा, इपिडिडाइमस से कॉमन डक्ट के द्वारा, जिसको हम वासा डिफरेंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वासा डिफरेंसिया। वासा डिफरेंसिया से होते हुए यूरेथ्रा तक पहुंचता है। फाइनली मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज और उनके बारे में भी आपको बताया
यूरेथ्रा तक पहुंचता है। यूरेथ्रा में वो फिर सेमिनल वेसिकल मिलता है। सेमिनल वेसिकल जनरली वो जगह नहीं है जहाँ पे वो स्टोर होता है। सेमिनल वेसिकल जो स्पर्म को फ्लूइडिटी प्रदान करता है, फ्लूइडी बनाता है जिससे कि वो इजिली मूव सके। विस्कस सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिससे कि स्पर्म फ्लूइडी हो जाते हैं और फिर वो आगे मूव करते हैं। फाइनली जब सेमिनल वेसिकल स्पर्म के साथ मिक्स हो जाते हैं तो इस स्पर्म को हम सीमेन कहते हैं। और सीमेन के अंदर चूंकि सेमिनल वेसिकल में फ्रक्टोज पाया जाता है, फ्रक्टोज की वजह से उसको न्यूट्रिशन भी मिलता है और ये स्पेशलिटी है हमारे स्पर्म की। उसी फ्रक्टोज की वजह से डिटेक्ट हो पाता है, डीएनए टेस्ट से पता चल पाता है कि किसका स्पर्म है वो या नहीं है। इस तरीके से सेमिनल वेसिकल से विस्कस फ्लूइड लेने के बाद स्पर्म जो है आगे बढ़ता है और फिर इजाकुलेटरी डक्ट में जाता है। इजाकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में जाता है। यूरेथ्रा में प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं जहां पे उसको फ्लूइडिटी मिलती है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड उसको बेसिकनेस उसको प्रोवाइड करता है जिससे कि वो बेसिक नेचर का हो जाता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है। यूरेथ्रा जो है कॉमन पैसेज है जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिन और सीमेन का कॉमन पैसेज होता है यूरेथ्रा, जहां से यूरिन भी पास होता है और सीमेन भी पास होता है। इस तरीके से सीमेन एजाकुलेशन जो आउटर ऑर्गन होता है पेनिस के द्वारा बाहर निकल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले हम सिस्टम को समझ लेते हैं, फिर गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए।